दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में कक्षा 8 के टॉपिक भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। तो आइए उसी टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। ये हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 8 का। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है वो फैला। हमने देखे कि भारत से बाहर की दुनिया के साथ जो व्यापारिक संबंध थे वो व्यापारिक संबंध जो है वो धीरे धीरे कैसे भारत की तत्काल जो उस समय की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति को परिवर्तित कर रहे थे। और किस प्रकार भारत आने का जो रास्ता था वो वास्को डी गामा ने ढूंढा था, ये हम बात कर चुके। और 1717 के अंदर मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर की जो एक फरमान दिया था अंग्रेज कंपनी को, उस फरमान के बाद किस प्रकार अंग्रेज कंपनी ने अपनी जो जोर ज़बरदस्ती थी वो यहाँ चलानी शुरू कर दी। और यहाँ पर जितने भी व्यापारिक केंद्र थे उन सबको तहस नहस कर दिया और अपना प्रभुत्व जो है स्थापित कर लिया। यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, वो व्यापारी भुखमरी का शिकार हो गए और धीरे धीरे जो कपड़ा उद्योग है वो नष्ट हो गया, क्योंकि यहाँ के जो कारीगर थे वो कच्चा माल बड़ी कीमत पर देते थे और उनसे जो बना माल था, सामान था, वो 1/4 से कम दाम पर ख़रीदा जाता था। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी डाउन में आ गई। अब बात करते हैं हम कि आखिर अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किस प्रकार किया गया। क्या ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका शोषण हुआ। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण। दोस्तों अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले ये जो देश था हमारा वो यूरोप की तुलना में अति समृद्ध था और उन्नति की तरफ ये अग्रसर था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों का शासन आया, धीरे धीरे इस शासन काल में अंग्रेज़ों ने इस देश का शोषण करना शुरू कर दिया और जो हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। क्योंकि हमने बात की थी, आपको याद होगा कि जब भारतीय जो थे वो जिस समय अपना कपड़ा, अनाज, धातु, सामान बाहर भेजते थे तो बाहर से उसकी एवज में क्या आता था, सोना आता था। और वो सोना जो था कभी भी भारतीय लोगों ने आयात के लिए काम में नहीं लिया, यानी उससे कोई वस्तु नहीं खरीदी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोना हमारे यहीं पे रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम जो थे वो स्वर्ण के कारण ही सोने की चिड़िया जो है हम कहलाते थे, क्योंकि हम समृद्धशील थे, हमारी समृद्धता थी ऐसी चीज़ों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हमारा शोषण होता गया हम उस समृद्धता से नीचे आते गए। अगर हम बात करें इनके शोषण के तरीकों की, तो पहला जो इनका तरीका था वो था प्रत्यक्ष लूटपाट। प्रत्यक्ष लूटपाट। देखिए, प्रत्यक्ष लूटपाट की अगर बात की जाए तो ये जो लोग थे, यानी अंग्रेज कंपनी जो थी, वो व्यापार के नाम पर प्रत्यक्ष रूप से लूटपाट करते थे। कंपनी के जो एजेंट थे वो किसानों को, व्यापारियों को ज़बरदस्ती 1/4 कीमत पर जो माल थे वो देते थे और उत्पादन को हड़प लेते थे। तथा किसानों की अगर बात की जाए तो उनके साथ मारपीट की जाती थी और 1 रुपए की चीज़ को 5 रुपए में बेचा जाता था। तो कंपनी की अगर कोई अनुचित मांग थी और उस अनुचित मांग को अगर नामंजूर कर दिया जाता था तो फिर उन्हें कोड़ा मारा जाता था या फिर कैद में रखा जाता था। तो ये सारी स्थितियां जो थी ये सीधी सीधी दृष्टिगोचर करती है कि प्रत्यक्ष लूटपाट जो थी, उस प्रत्यक्ष लूटपाट के कारण ये स्थिति आई
कि हमारे जो किसान थे या हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई। दोस्तों उस समय मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को 1762 में इसके लिए विरोध भी अपना दायर किया, लेकिन उसका भी कोई परिणाम ना निकला। तो ये प्रत्यक्ष लूटपाट भी एक कारण रही जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ। और यहाँ पर हमने बात की कि जो मीर कासिम थे, मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को 1762 में क्या किया, पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया। तो मीर कासिम ने विरोध दर्ज कराया कि साहब प्रत्यक्ष लूटपाट हमारे साथ हो रही है, इसको रोका जाए, लेकिन ये नहीं रुकी। अगला जो इसका बिंदु हम देखते हैं वो है मालगुजारी। ये भी एक शोषण का तरीका रहा। मालगुजारी भी, दोस्तों मालगुजारी क्या होती है? मालगुजारी होती है एक तरह का लगान, या फिर जिसको आप टैक्स कहते हैं या जिसको आप कर भी कहते हैं, ये मालगुजारी थी। दोस्तों ये अगर हम बात करें तो कंपनी द्वारा वसूली जाने वाली जो मालगुजारी थी वो किसानों को लूटने का एक सीधा सा तरीका थी, क्योंकि ये जो टैक्स था वो पे करना पड़ता था कंपनी को, और इसमें कंपनी के जो अधिकारी थे वो मनमाने ढंग से किसानों से मालगुजारी वसूल करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया और इससे किसानों के खेत उजड़ गए। एक अंग्रेज अधिकारी ने तो इस पूरी व्यवस्था के बारे में अपने जो वक्तव्य है वो भी दिया, और उन्होंने क्या कहा, देखिए आप उसके वक्तव्य के अगर उसमें देखेंगे तो उसने साफ साफ ये दर्शाया है कि किस प्रकार मालगुजारी के कारण जो किसान थे, जो खुशहाल हमारा भारत था, उसको बंजर बना दिया गया। दोस्तों क्या कहा उन्होंने कहा कि बीते दिनों में बंगाल के गांव विभिन्न जातियों के लोगों से भरे पड़े थे और पूर्व में वाणिज्य, धन संपदा व उद्योग के भंडार थे, लेकिन हमारे कुशासन ने 20 वर्षों में ही इन गांवों के बहुत सारे हिस्सों को बंजर बना दिया। खेतों में अब खेती नहीं की जा सकती, किसान लुट चुके हैं और औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका है। देखिए आपने साफ साफ देखा दोस्तों, इसमें क्या कहा, इस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हमारे कुशासन के 20 वर्षों में, तो ये जो कुशासन था ये कुशासन ही था, ये मालगुजारी सीधा परिणाम थे उस कुशासन का कि उन्होंने लगान के माध्यम से इस पूरी की पूरी संपदा को तहस नहस कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अगले कारण की, और वो था एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति ये भी एक कारण थी भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण की। दोस्तों एक तरफ मुक्त व्यापार नीति होती क्या है? इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड जो था वो अपने कारखानों में बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेचना चाहता था, लेकिन यह भारतीय वस्तुओं की तुलना में घटिया होने के कारण संभव नहीं था, क्योंकि भारत के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे वो क्वालिटी के अंदर बेटर थे। तो इसलिए भारतीय उद्योगों को क्या किया गया, जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर भारतीय उद्योग ही नहीं रहेंगे तो फिर माल किसका खपत होगा? माल खपत होगा इंग्लैंड के कारखानों का। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति जो है उस समय चला दी गई। और इसमें क्या हुआ, इसके अंतर्गत यह कार्य किया गया कि इंग्लैंड में भारत के बने जो सूती वस्त्र थे उन सूती वस्त्रों के आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया, जबकि भारत के द्वारा जो इंग्लैंड से आयात किया जाता था उस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं था। अब देखिए एक तरफ तो पूरा का पूरा जब सूती वस्त्रों का आयात हो रहा है वहाँ पर शुल्क लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत द्वारा जब इंग्लैंड से आयात किया जा रहा है तो शुल्क जो था वो किसी प्रकार का नहीं था, यानी एक तरफा नीति की ये बात की गई। तो यहाँ पे एक तरफा मुक्त व्यापार नीति का मतलब हुआ कि इंग्लैंड में भारत के बने
सूती वस्त्रों के आयात पर सूती वस्त्रों के आयात पर भारी शुल्क, जबकि भारत द्वारा इंग्लैंड से आयात पर कोई शुल्क नहीं। तो ये क्या था? ये एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति थी जो भी भारतीय उद्योगों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले कारण की, और वो कारण था संपत्ति का निकास। संपत्ति का निकास यानी भारत के अंदर से जो संपत्ति निकलकर बाहर गई, उस संपत्ति का निकास। दोस्तों, अगर हम बात करें कराधान की, टैक्स की, तो ये टैक्स क्या कर रहा था? ये टैक्स जो था, इसके माध्यम से जो राशि एकत्रित की जाती थी या फिर मुनाफे के रूप में जो राशि एकत्रित की जाती थी, वो संपत्ति अंग्रेज अपने देश में ले जा रहे थे और उसका जो इस्तेमाल था वो अपने देश में कर रहे थे। इससे क्या हुआ? इससे अपने देश की जो संपत्ति थी, भारत देश की जो संपत्ति थी, उसका निकास इंग्लैंड के लिए होता रहा, जिससे भारत में अपनी ही संपत्ति का लाभ नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भारत देश से संपत्ति का निकास हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं जब तक रोटेशन नहीं होगा संपत्ति का, तो क्या अर्थव्यवस्था चल पाएगी? नहीं। अर्थव्यवस्था का चलना तभी संभव है जबकि पेमेंट का रोटेशन हो, पैसे का रोटेशन हो। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाए, दूसरे से तीसरे के पास जाए, तीसरे से चौथे के पास जाए, तभी देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। अगर आप किसी दुकानदार के पास सामान लेने गए, सिंपल से एग्जांपल आप देखिए कि आप अगर किसी दुकानदार के पास सामान लेने गए और आपने उसे पैसा नहीं दिया, तो क्या फिर वो अपनी दुकान में सामान खरीद पाएगा? नहीं। क्या फिर आपको दोबारा पुनः दे पाएगा सामान? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो सामान खरीदा उसका पैसा आपने किसको दिया? आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने किसी अपने बड़े दुकानदार को दिया, फिर उसने किसी दुकानदार को दिया, फिर उसने किसी कंपनी को दिया। तो ये क्या है? ये एक रोटेशन चल रहा है, जो अमाउंट घूमता रहा, और इससे क्या होता है? इससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। दोस्तों, इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आज यूरोप और अमेरिका इतने विकसित ही नहीं हो पाते, क्योंकि भारत के विकसित अर्थतंत्र का जो पतन था, उस पतन का सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य कारण जो माना गया वो यही माना गया कि संपत्ति का निकास हो गया, और इस संपत्ति के निकास के कारण ही भारत क्या रहा? भारत की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में चली गई। तो कारण क्या? कारण था संपत्ति के निकास का। दोस्तों, क्या है ये? टैक्स द्वारा तथा मुनाफे की संपत्ति का भारत से बाहर जाना, जिससे कि वह भारत के लोगों के काम ना आ सके, ये संपत्ति का निकास है। और ये क्या है? ये संपत्ति का निकास ही अर्थतंत्र की, अगर हम पतन की बात करें तो अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण है। अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण है। दोस्तों, इस संपत्ति के निकास की अगर हम बात करें विरोध का, तो इसका विरोध भी किया गया। और विरोध किसके द्वारा किया गया? विरोध किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की, और संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भी थे दादा भाई नौरोजी। तो संपत्ति के निकास का विरोध किसने किया? संपत्ति के निकास का विरोध किया दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भारत देश से संपत्ति के निकास का विरोध किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने ये विरोध किया। अगला जो बिंदु है दोस्तों, वो बिंदु है कानून बनाकर।
कानून बनाकर अर्थव्यवस्था का शोषण करना। तो आखिर कानून बनाकर अर्थव्यवस्था का शोषण कैसे किया गया? दोस्तों, अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी की, तो 17वीं शताब्दी के अंदर अगर हम इसके अंत की बात करें तो भारत के अंदर सस्ते और बढ़िया कपड़े जो थे वो इंग्लैंड में उनका आयात होता था, और ये कपड़े लोगों को इतने पसंद आए कि कपड़ों के इंग्लैंड के जो उत्पादक थे वो भयभीत हो गए इस चीज़ से कि भाई भारत देश के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर अगर पसंद किए जा रहे हैं तो हमारे यहाँ के स्टॉक का क्या होगा, हमारे यहाँ के कपड़ों का क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, सन 1700 के अंदर या 17वीं सदी की हम बात करें तो पार्लियामेंट में कुछ ऐसे खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के ऊपर पूरे इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दी गई। यानी कानून बनाकर भी हमारा जो आयात निर्यात का व्यापार चल रहा था उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। तो ये है कानून बनाकर। तो क्या किया गया इसमें किया गया कि 1700 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने, देखिए सीधी सीधी पार्लियामेंट जुड़ी है यहाँ पर, कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर क्या कर दी, रोक लगा दी। ये कार्य किया इंग्लैंड में कानून बनाकर कि जो भारतीय कपड़े का आयात होता था उस पे ऊपर रोक लगा दी गई, और इससे भी क्या हुआ, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट अगर हम कारण की बात करें तो वो क्या कारण है दोस्तों, अगला कारण है औद्योगिकरण के विरुद्ध नीति। औद्योगिकरण विरुद्ध नीति यानी उद्योगों के विरुद्ध नीति, यह भी एक कारण रहा भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का। दोस्तों, अंग्रेज पूंजीपति भारत में औद्योगिकरण के विरोधी थे और इसलिए उन्होंने वहां केवल उन्हीं उद्योगों को स्थापित किया जिसकी स्थापना करना वहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार मजबूरी थी उनकी। तो जो उद्योग मजबूरी के रूप में थे उनको तो वहां पर उन्होंने चालू रखा, लेकिन जो उद्योग वहां पर उनके लिए मजबूरी नहीं बने उनको उन्होंने यहां से नष्ट कर दिया, बंद कर दिया, स्थापित नहीं होने दिया। और उनको कहां स्थापित किया, उन सभी को अपने देश में स्थापित किया। तो कच्चा माल तो यहां से इंग्लैंड ले जाया गया और निर्मित माल को फिर हिंदुस्तान के बाजारों में बेचा गया। तो इससे क्या हुआ, इससे भारत के उद्योगपति उनकी प्रतियोगिता में ठहर ही नहीं पाए और सभी जो थे वो किसी ना किसी रूप में अपने व्यापार को गंवा बैठे। तो इस प्रकार औद्योगिकरण की विरुद्ध जो नीति थी उनकी वो इसके ऊपर हावी रही। दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, वही उद्योग स्थापित किए गए जो यहां भौगोलिक मजबूरी के रूप में किए जा सकते थे। तो ऐसे कौन से थे, ऐसे थे दोस्तों जूट उद्योग का आपने नाम सुना होगा। जूट उद्योग जो कि कहाँ का है, बंगाल का। दोस्तों, बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना की गई थी और जूट उद्योग की स्थापना जो बंगाल में की गई वहाँ पर इसका कारण यही था कि जूट उद्योग के लिए जो भौतिक परिस्थितियाँ थी वो बंगाल में उपलब्ध थी, तो उसको तो यहाँ पे किया गया लेकिन और को यहाँ से बंद कर दिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बागान उद्योगों की, तो बागान उद्योग भी जो है, बागान उद्योग जिनके अंदर चाय या फिर बात की जाए कहवा या नील, ये जो उद्योग थे इनका भी विकास यहाँ पर किया गया। तो ऐसे ही उद्योगों का यहाँ पर विकास किया गया जो कि यहाँ पर भौगोलिक मजबूरी के रूप में किए जा सकते थे। बाकी का कहाँ किया गया, बाकी का इंग्लैंड के अंदर सारे उद्योग इनके लगाए गए। और ऐसे ही जहाँ पर खनिज संपत्ति बड़ी मात्रा में थी वहाँ पर उद्योगों की स्थापना नहीं की गई, बल्कि वहाँ से खनिज जो थे उनको निकाल कर ले जाया गया। तो ये जो कार्य किए गए, ये कार्य इसीलिए
क्या करते हैं, ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करने के लिए ये कदम उठाए गए। और इसी का नतीजा है कि आज जहाँ पर हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमारा भारत देश वापस वहीं पर आ गया। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में हमने बात की भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया वो किस प्रकार किया गया। आगे की वीडियो में इससे आगे की चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।